हेलो स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन आज से शुरू हो गया है। इंस्टाग्राम पे आपने रील अपलोड की थी, है ना, और बताया था कि आपका रिवीजन आज से क्लास 10 का शुरू हो जाएगा। पहला चैप्टर हमारा रिवीजन का है ग्रेविटेशन। अगले 10 से 12 दिन में हम साइंस 1 और साइंस 2 दोनों रिवाइज कराएंगे। आपको डेली 20, 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन, जो कि साइंस फर्स्ट का पहला चैप्टर है। साइंस फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, और ये मिनिमम 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेविटेशन जब दिमाग में आता है तो सबसे पहले नाम किसका आता है? सर आइजैक न्यूटन का। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी। सर आइजैक न्यूटन के बारे में बुक ने डिटेल में यहाँ पर दिया है ना। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में पैदा हुए, और साथ ही साथ उन्होंने लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 में आपने पढ़ा है, और थियोरी ऑफ ग्रेविटी, ये सब एक बुक में लिखा था जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था बुक का? प्रिंसिपिया। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं क्योंकि पूरा चैप्टर 20 मिनट में पढ़ना है ना, तो थोड़ा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया इन्होंने ग्रेविटी? इन्होंने डिस्कवर किया था, एक एप्पल फॉल कर रहा था, और एप्पल जब फॉल किया पेड़ से तो इन्होंने 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछे। पहला ये कि एप्पल सीधे ही नीचे क्यों आ रहा है, दूसरा ये कि एप्पल किसी एंगल पर क्यों नहीं जा रहा है, और तीसरा ये कि एप्पल जब गिर रहा है तो हॉरिजॉन्टल फ्लो क्यों नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन उन्होंने अपने आप से पूछे, और इसके आंसर में उन्होंने जो है तो फाइंड किया ग्रेविटेशन। ये टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ना। ग्रेविटेशन पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रेविटेशन है ना किस 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो 2 ऑब्जेक्ट है, उनका कुछ मास होना चाहिए, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जब आगे वो आएगा, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां हम ये डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये दोनों टॉपिक, सर्कुलर मोशन और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी क्या होते हैं, आते हैं आपको एग्जाम में, और इस पे क्वेश्चन भी आता है। किस पे आता है क्वेश्चन? सर्कुलर मोशन पर भी आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर भी आता है। अभी कुछ साल पहले पूछा था डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपने लिखना है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कैसे? द फोर्स, एक ऐसी फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, जो पार्टिकल पे लग रही है, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की खास बात है कि जहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहीं सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर एग्जांपल के जरिए बताया गया है। ये सारी थ्योरी जो यहां दी गई है बच्चों, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं। यहां बोला गया था कि रस्सी लीजिए, उस पर एक पत्थर बांधिए, है ना, टाई स्टोन, एंड देन हॉरिजॉन्टली उसको रोटेट कीजिए। जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट करते हैं तो पत्थर ऐसे सर्कल में घूम रहा था। पत्थर जब सर्कल में घूम रहा था तो आपको कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए थे। पहला क्वेश्चन ये था, इज एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन? क्या पत्थर पर कोई फोर्स लग रही है? आपने लिखा था, आपके सर ने आपको लिखाया था, मेरे स्टूडेंट हो गए तो मैंने आपको लिखाया था कि यस, है ना, पत्थर पे फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग लगा रही है। किधर लगा रही है? टुवर्ड्स योर हैंड, आपके हाथ की तरफ, जो कि हाथ सेंटर में था। दूसरा, अगर वो आप चाहते हैं कि फोर्स ना लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रस्सी को छोड़ देना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट विल हैपन इफ यू रिलीज द स्ट्रिंग? तो हमने कहा था कि जब ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, गोल 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 गोल, अगर ये यहां पर है और इस जगह हमने स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो ये यहां से हॉरिजॉन्टली सीधा चला जाएगा। जिस पॉइंट पर इसको रिलीज किया जाएगा उस पॉइंट पे जिधर उसकी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। ये हमने पढ़ा था। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा था यहाँ पर? स्ट्रिंग। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब ये तो ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटी है क्या? नहीं, लेकिन इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है। ये क्यों पढ़ाया गया? ये इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि इसको सोचकर न्यूटन साहब ने सोचा कि देखो ये सेंटर है, मान लो ये सन है, मान लो ये एस सन है, ठीक है। सन के अराउंड में मान लो यहां पर एक कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, एक दूसरा प्लैनेट भी रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, ऐसे 2 प्लैनेट रिवॉल्व। तो न्यूटन साहब ने क्वेश्चन करा आपसे कि बताओ भाई, ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड में, तो क्या इन पर कोई फोर्स लग रहा है? तो आपने बोला हाँ लग रहा है। बोले कैसे? तो अभी वो एग्जांपल देखे, रस्सी बांधी, घुमाया, पत्थर गोल गोल घूमा सर्कल में।
क्यों घूमा? क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी बंधी हुई थी जब तक, पत्थर घूम रहा था, जैसे छोड़ दिए पत्थर चला गया। तो क्या ये लोग सर्कुलर मोशन जो कर रहे हैं, क्या ये जो हमारे प्लैनेट्स है जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड में, तो क्या इनको कोई फोर्स लग रहा होगा? ऑब्वियसली बिना फोर्स के तो ये सर्कुलर मोशन कर नहीं सकते थे। तो न्यूटन ने कहा इस फोर्स को ही ग्रेविटेशन कहते हैं। सन अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर, मार्स पर, जुपिटर पर, मर्क्यूरी पर, जो भी सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह हमारा अर्थ, दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, यहां पर आ जाइए इधर। दूसरी एग्जांपल देखिए क्या है। मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ ई, और इससे कुछ दूर यहां पर है सन, हम सॉरी मून, और मून किसका चक्कर काटता है? हमारे अर्थ का। तो मून भी सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के अराउंड में। क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स का नाम क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द मून, इसकी वजह से मून घूम रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द सन ऑन द अर्थ, इसकी वजह से अर्थ सर्कुलर मोशन कर रही थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, केपलर्स लॉस। केपलर्स का एक लॉ अगर पूछा तो 1 मार्क के लिए आएगा, तीनों लॉस पूछे तो 3 मार्क के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी 5 जो आते हैं, है ना, 15 मार्क वाले, उनमें आ सकता है। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है? केपलर का फर्स्ट लॉ है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोका। किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, इलिप्स होता है। कैसे इलिप्टिकल होगा? ऐसे, जैसे दिया हुआ देखो, मैं यहां एक छोटा सा इलिप्स और बना देता हूं। ये इलिप्स हो गया। इस इलिप्स में 2 फोकस होते हैं बच्चों, 1 2। हर एक इलिप्स में कितने फोकस रहेंगे? 2 फोकस। अब यहां पर प्लैनेट घूम रहा है, ये प्लैनेट चल रहा है, इलिप्टिकल पाथ में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन सन कहां होगा? तो बोला गया वन ऑफ दी फोका है, दोनों में से किसी एक फोकस पर सन ले लीजिए, और वहीं पर बार बार चेंज नहीं करना है उसको। अगर एक फोकस पे सन ले रहे तो फिर उसको चेंज नहीं करना है। दूसरा आपका लॉ कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो सन है और ये जो प्लैनेट है, इनको जोड़ने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन, ये सन, ये प्लैनेट, यहां से एक लाइन खींच दिया। अब प्लैनेट चला 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 चला, तो लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया बच्चों? इतना एरिया स्वीप कर लिया। किसने? इस लाइन ने। मान लो ए से बी जाने के लिए उसको टाइम लगा टी टाइम। कितना टाइम लगा है? टी। और फिर वो आ गया सी पर, सी से फिर डी गया। अगर सी से डी जाने के लिए भी टाइम टी है, सेम है, तो एरिया ए एस बी ये इक्वल रहेगा एरिया सी एस डी। मीन्स ये जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा अगर ए से बी जाने के लिए लगने वाला टाइम भी टी है और सी से डी जाने के लिए लगने वाला टाइम भी टी है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था क्लास में, क्या आप देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है सर ऐसे क्यों, ए से बी तो बड़ा रास्ता है, सी से डी छोटा रास्ता है। ये 11th में तुमको आएगा। जब सन के करीब होता है प्लैनेट तो फास्ट चलता है, टी टाइम में ज्यादा, सन से दूर होता है तो स्लो चलता है, टी टाइम में कम चलेगा, बट दोनों एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दूसरा लॉ। तीसरा लॉ था केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ ये कह रहा था आपको कि द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड कहते हैं एक चक्कर के टाइम को, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, एक चक्कर का पूरा टाइम, उसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन, आर का क्यूब। ये है आपका थर्ड लॉ। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों? आर क्यूब हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक रूल बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हट जाएगा तो पहले इक्वल लगेगा और देन कांस्टेंट लगेगा। तो एक फॉर्मूला बन गया आपका। फॉर्मूला क्या बन गया है? देखो, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फॉर्मूले को लेकर चलो साथ में, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस पर आपके न्यूमेरिकल भी होंगे। कैसे न्यूमेरिकल होंगे? मैं एक शॉर्ट फटाक से आपको 30 सेकंड में एक न्यूमेरिकल बताया था। ये सन है, सन से किसी r1 दूरी पर एक प्लैनेट है और r2 दूरी पर दूसरा प्लैनेट है। इसको, इस वाले प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए
जो टाइम लगता है वो t1 लगता है, और ये बड़े वाले प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए, ये बड़ा वाला प्लैनेट है, इसको रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है वो t2 लगता है। तो आप इनका रिलेशन इस तरह से बनाएंगे फॉर्मूले से, आप ध्यान से देखिए, t2 स्क्वायर डिवाइड बाय t1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 का क्यूब डिवाइड बाय r1 का क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपका इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ आपके तीनों लॉज होते हैं खत्म। इसके बाद आता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको कहता है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। एक फिक्स फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them। ध्यान से देखिए, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या है। उन्होंने कहा ये दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान है डिस्टेंस d। क्या डिस्टेंस है इनके बीच में? d। तो डेफिनेशन ये कहती है फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट लीजिए आप, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो आपको करना पड़ेगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? d है, तो d का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इस पे क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि अगर ये डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो फोर्स का क्या होता है। अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। याद रखिए, डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा, ट्रिपल करने से 9 टाइम कम हो जाएगा, 4 टाइम करने से 16 टाइम कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम मास को डबल करते हैं तो फोर्स सिर्फ डबल होगा। हाँ, दोनों मासेस को डबल करते हैं तब फोर्स 4 टाइम होगा, लेकिन सिंगल मास को अगर डबल कर रहे हैं तो फोर्स डबल हो जाएगा। ये है फॉर्मूला। और फिर आपका फिर से ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा कुछ इस तरह से, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट लगने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आपके सामने आ गया, जिसका एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। क्या बना फॉर्मूला बच्चों? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हट के फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। समझिए, ये जो कैपिटल G है इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहां दी हुई है, आपको याद रखिए 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका जो है तो क्या होने वाला है, आपका यूनिट होने वाला है। तो याद रखिए कैपिटल जी, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। स्मॉल जी में और कैपिटल जी में कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉल जी जो आने वाला है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े थे हम। फिर इसके बाद अगला टॉपिक था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं आपको फॉर्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्व्ड एग्जांपल्स। अब ये सॉल्व्ड एग्जांपल में मुझे आपको एक एग्जांपल करवानी भी है और एक शॉर्ट ट्रिक बतानी भी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है जिसका मास है 75 किलोग्राम, जो कि यहाँ दिया हुआ है, मैं इसीलिए 75 किलोग्राम ही ले रहा हूं, देखिए, ठीक है, और वो अर्थ पर, ये दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ पर खड़ा है, ठीक है। अर्थ का मास आपको पता है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगी, ठीक है। सेंटर है यहाँ पर, ये रेडियस है r, ठीक। तो इसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, सिंपली पूरा तो लिख देना है F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। लेकिन सॉल्व पूरा नहीं करना है, पहले पूरा की वैल्यूज पुट कर देनी है, सॉल्व पूरा नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए, दरअसल हमने पेज लिए तो इसलिए क्या हो रहा है कि स्पेस नहीं है करने के लिए।
मैं फिर भी यहाँ बताता हूँ, आपने सारों की वैल्यूज पुट कर दिए, लास्ट में क्या करना है, m का 75 लेना है और 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 75 मल्टीप्लाई, भाई m क्या था 75 था, 9.8 से मल्टीप्लाई करें, पूरे का आंसर इसके बराबर आ जाएगा। याद रखिए आप, पूरे का आंसर उसके बराबर इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, महेंद्र और विराट दो दोस्त है और दोनों के मास 80 किलोग्राम 75 किलोग्राम है, तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा, इतना फोर्स होगा। फिर एक्सेलरेशन आपने निकाला, एक्सेलरेशन भी वहां दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आपको आ सकता है, साइंटिफिक रीजन में पूछ सकते हैं आपको, है ना, कि द लो एंड हाई टाइड्स अकर्स इन द सी ड्यू टू, तो जो सी होता है, समंदर होता है, उसमें कहीं पर पानी आगे आ रहा है, कहीं पीछे आ रहा है, लोअर हाई टाइड्स फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम से हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू, उसका रीजन होता है, बताओ, द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द मून ऑन द अर्थ। मून क्या कर रहा है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर लगाएगा, उसकी वजह से लोअर हाई टाइड्स आते हैं, है ना। जिस तरफ मून होता है उधर का पानी आगे बढ़ जाएगा और उसके 90 डिग्री का पानी कम हो जाएगा, इसको लोअर हाई टाइड्स कहते हैं। अगला है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस पे मैंने भी क्वेश्चन आपको कराया, इसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। कुछ नहीं बच्चों, बस एक m1 m2 था, तो m1 की जगह कैपिटल M आ गया, अर्थ का मास, स्मॉल m जो बंदा उसके ऊपर उसका मास, और डिस्टेंस सेंटर से लेना है, इसलिए आ जाएगा रेडियस। याद रखो, ऑलवेज डिस्टेंस कहां से लेना है, अर्थ के सेंटर से, है ना। थोड़ा फास्ट चल रहे हम, क्योंकि शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करना है, इसलिए फास्ट चल रहे। तो आपको लगे सर बहुत स्पीड से पढ़ा ले रहा, लेकिन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा इस तरह से खड़ा है मान लो, तो ये डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर आ गया आर डी की जगह पर। ठीक है, इस तरह से, और ये करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप पूरा माफ रहिए। देखो यहाँ पर है सॉल्यूशन, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था जी, तो ये जी की वैल्यू है, m1 ये m1 की वैल्यू है, नहीं ये क्वेश्चन तो वही वाला है ना, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पे अगर एक क्वेश्चन आ जाए, नहीं है अर्थ ग्रेविटेशनल पे, मैं बताता हूँ अर्थ ग्रेविटेशनल पे कैसा क्वेश्चन आएगा, फटाक से देख लीजिए। वही 75 किलोग्राम वाला, स्पेस मिल गया इसलिए, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये कर देना है बिल्कुल। F इज इक्वल टू जी की पूरी वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना, कैपिटल M रख दो 6 इंटू 10 की पावर 24, स्मॉल m है 75 मैंने लिया, और r है आपका 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व मत करो, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया वो लगा दो, इसको लिख दो 75 इंटू 9.8, ये जो मास रहेगा स्मॉल m, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों, जहां फोर्स आएगा वहां तो एक्सेलरेशन आने वाला है, तो अर्थ क्योंकि फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आएगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू आपके सामने दी गई है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, इससे सॉल्व करके ये आंसर आया। बच्चों एक बात याद रखिए, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, अर्थ पर अलग है और दूसरे प्लैनेट पर अलग, अर्थ पर भी चेंज होगा, अर्थ पर कैसे चेंज होगा ये भी देख लीजिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, चेंजिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ को देखो तो अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, अरे अर्थ कुछ इस तरह से होती है। अर्थ अपने इक्वेटर पे का रेडियस बड़ा रखती है और पोल का रेडियस छोटा रखती है। इक्वेटर का रेडियस बड़ा है, पोल का छोटा है, जिसकी वजह से पोल पर सबसे ज्यादा 9.832 इतनी होती है और इक्वेटर पर 9.78, ये मेरी वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पर दी हुई वैल्यू देख लीजिए बुक में आप। ओके, पोल पर सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे कम। उसके बाद है चेंज विद हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पर जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। चेंज विद डेप्थ, डेप्थ में जाएंगे तो भी वैल्यू कम होगी, इस रीजन भी आता है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो जगह जीरो होती है, दो जगह याद रखिए, मैंने आपको क्लास में बताया था, एक एट सेंटर ऑफ द अर्थ
अर्थ के सेंटर पे 0 होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक एट इंफिनिटी। ये 2 पॉइंट याद रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां 0 होगा, तो अर्थ के सेंटर पे, और दूसरा इंफिनिटी पे 0 होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मास एंड वेट। इसके बारे में आपको आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट का मैं फर्क आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 4 पॉइंट बोर्ड पर लिखाएंगे नहीं, बोल देंगे। मास क्या है, तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया है ना, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी, या मेजर ऑफ इनर्शिया। वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वेट एक फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, हो गया। दूसरा पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर है। तीसरा पॉइंट, मास इज सेम एवरीवेयर। तुम यहां पर है, तुम्हारा मास 75 किलोग्राम है, मून पर जाएंगे तो भी 75 रहेगा, मार्स पर जाएंगे तो भी 75 रहेगा। तुम मून पर जाकर अचानक पतली या मोटे नहीं हो जाएगा, तुम्हारा मास नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, बट वेट इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट तुम्हारा यहाँ पर अलग है, मून पर 6 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा इसलिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेट का न्यूटन होता है। आपको ये बातें याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आपको आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इस चैप्टर का है, और ये न्यूमेरिकल्स, अच्छा ग्रेविटेशनल वेव्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फॉल। फ्री फॉल किसे कहते हैं, है ना, फ्री फॉल की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। पहला डेफिनेशन फ्री फॉल की सुन लीजिए। फ्री फॉल की डेफिनेशन है मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की होने वाली मोशन, जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या ऐसा भी कह सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, लास्ट में, कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसी मोशन को फ्री फॉल कहते हैं। ट्रू फ्री फॉल कहां पॉसिबल होता है, ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल होता है वैक्यूम में, क्योंकि अर्थ पर या हर जगह थोड़ा बहुत एयर का रेजिस्टेंस होता है। जब फ्री फॉल लेंगे हम तो u की वैल्यू 0 लेंगे इन इक्वेशंस में। आपको याद है ये इक्वेशंस आपने देखेंगे क्लास 9 में, कुछ ऐसे थे इक्वेशंस, ये मैं बता देता हूं थोड़ा सा, यहाँ पर इक्वेशन ये ऐसे थे, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये चेंज होके हो गया v इज इक्वल टू यू तो 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ का आ गया gt, तो इसका वैल्यू होगी v इज इक्वल टू gt। आप कुछ ना करो, ये तीनों इक्वेशन जो है यहाँ u की जगह 0 लगाओ और a की जगह g लगाओ, आपको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। फ्री फॉल हो गया आपका, फ्री फॉल पे न्यूमेरिकल आएगी आपके, वो भी आपने करके जाना है, ये है। इसके बाद है आपके सॉल्व एग्जांपल। फ्री फॉल पर सॉल्व एग्जांपल है आपके, है ना। पहली वाली एग्जांपल यहाँ पर दी हुई आपको, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। मैं आपकी एक शॉर्ट ट्रिक इसकी बताते चलता हूँ। इसमें आपके 5 वेरिएबल होते हैं, u, v, a, t और s, 5 वेरिएबल है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड आपका डिस्प्लेसमेंट। आपको सबसे पहले गिवन लिख लेना है, क्या लिख लेना है, गिवन, और आपके 3 फॉर्मूले भी याद रख लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू को तो 0 है पर बाद में देखेंगे उसको करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बच्चों मुझे पढ़ाते वक्त शिद्दत से एहसास हो रहा है, फटाफट में पढ़ा ही नहीं सकते, आप जज करेंगे मुझे, मैंने क्लास में पढ़ाया था वो अलग, और अभी तो सर कितना फास्ट चल रहे आप। हाँ मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, 20, 25, 30 मिनट में करना मुश्किल है चैप्टर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। अब आपके पास गिवन रहेगा, मान लो आपको इन 5 वेरिएबल्स में से कोई 3 वेरिएबल दे देगा और एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए बोलेगा, या कोई एक ऐसा होगा जो ना गिवन में देगा ना फाइंड करना है, कोई एक ऐसा होगा जो ना गिवन में देगा ना फाइंड करना है। मान लो आपको s नहीं दिया है, ना गिवन है ना फाइंड करना है, तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज उसमें s नहीं है। मान लो आपको t नहीं दिया है, ना गिवन है ना फाइंड करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें t नहीं है। और मान लो आपको v नहीं दिया है, v ना गिवन है ना फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें v नहीं है, पहले में s नहीं है, दूसरे में v नहीं है और तीसरे वाले में t नहीं है। इस तरह से आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहला इसमें कैलकुलेट क्या करना था, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो फॉर्मूला क्या लगाए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। s आपका 125 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर साफ है ना, u 0 था तो 0 इंटू टी, हाफ की जगह हाफ, इंटू a की जगह 10 और t का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला ये 2 1 2, 2 5 10,
5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, यानी कि टी स्क्वायर हो गया 25 तो टी हो जाएगा 5 सेकंड। बाकी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी में स्टोर एनर्जी होती है। इसके फॉर्मूला दो है हमारी बुक में, एक है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या है बच्चों? mgh, m है बॉडी का मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट, जितनी हाइट पर बॉडी रहेगी उतनी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और दूसरा ये है माइनस जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। इसको कर लेते जरा अच्छे से, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। यहाँ जगह है, यहाँ पर कर लेंगे। मान लो ये अर्थ है, मान लो ये पेन नहीं लिया मैंने, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का रेडियस, और आप यहाँ पर चले गए h हाइट ऊपर, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहां होने वाली वो होने वाली u इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h, ये इक्वल है, टू ना समझ लेना इसको। अब माइनस क्यों है सर? क्योंकि आप बंधे हुए अर्थ से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इसलिए होती है क्योंकि आपको अर्थ से छुड़ाने के लिए और एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए वो माइनस में होती है। कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम आपका मास है, आर रेडियस और एच आपकी वहां से हाइट है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल कौन सी होंगी आपकी बच्चों? mgh, ये वाली इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आ रहा है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन याद रखिए, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। कोई ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से अर्थ से जाए कि वो वापस अर्थ पर ना आए, ग्रेविटी के बाहर चले जाए, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो उसको देने के लिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिराइव किया गया कि हम जितनी पोटेंशियल एनर्जी से हमको अर्थ ने पकड़ी, हम उतनी काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंक देते हैं। अर्थ ने उसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी से पकड़ा है? ये माइनस gm/r, तो उतनी हम क्या फेंक देंगे? उसको काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे। तो जिससे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको डिराइव होके मिला था, यहाँ पर देखिए ये है एस्केप वेलोसिटी, रूट में 2gm/r, रूट में 2gm/r। और फिर हमारे पास ये एक फॉर्मूला याद है आपको, g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल GM। हमने इस जगह से कैपिटल GM को हटा के जी आर स्क्वायर पुट किया तो हमारा नेक्स्ट आंसर ये आया, आपने करके देख लेना है। इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ बच्चों, और आपको ये सारी चीजें करके जानी है एग्जाम के लिए अच्छे से। देखो मास क्या में गिनते हैं अपन? किलोग्राम में, तो मास का किलोग्राम हो जाएगा, और मेजर ऑफ इनर्शिया ये हो गया तीनों के। मैं ब्लैक कर रहा हूँ इन तीनों को, ये तीनों की जोड़ी। नेक्स्ट वाला रेड में कर लेते ना। वेट को गिनते हैं न्यूटन में, और अच्छा वेट डिपेंड ऑन हाइट भी हो सकता है, जीरो एट द सेंटर ऑफ दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन हाइट भी हो सकता है, दोनों सही है वेट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके लिए भी दोनों सही है, जीरो एट द सेंटर ऑफ द डिपेंड ऑन द हाइट। लेकिन मेरी आपसे राय रहेगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जीरो एट द सेंटर। अगर किसी को इसमें डाउट है कि सर दोनों कैसे बता रहे हैं आप, एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर आ जाना, आपको विद प्रूफ बता दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं समझता, है ना। वेट का आंसर दोनों भी है, वेट सेंटर पर अर्थ के जीरो होता है, यस होता है। वेट हाइट पे डिपेंड है, यस डिपेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पर अर्थ के जीरो यस है, हाइट पे डिपेंड है, यस है बिल्कुल। लेकिन बुक के लिए आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये लगाना है और वेट का ये। लास्ट में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपका अलग कलर में लेना था, सॉरी भूल गए, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेम इन द यूनिवर्स, इसलिए उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है उसका? यूनिवर्सल। मैं एक बात और आपको बता दूं, ये फर्स्ट लेक्चर था, यहां से आगे का लेक्चर हो सकता है आधा घंटा या 1 घंटा बने नेक्स्ट चैप्टर का। मैं फास्ट नहीं चलने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूंगा अगले दिन नेक्स्ट डे, तो हम बिल्कुल भी इतना दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगला चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 20-15-20 मार्क का, 15-20% होता है, 6 से 8 मार्क का 40 मार्क में। तो हो सकता है आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो बने, आपको सब्र से उसको देखना है। जितना हो सकता था मैं रिवाइज कर चुका जितने मिनट में। आप इसको अच्छे से घर पे पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम लेकर इसको देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।